हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो हमारे कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर करने वाले हैं और ये वीडियो जो है वो पॉलिटी के लिए अंतिम वीडियो होने वाली है। इसके माध्यम से जो है ये लास्ट वीडियो है और इसमें जो है घटना चक्र की सभी जो है जितनी भी पॉलिटी में क्वेश्चन दिए गए थे जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो, इन सभी से जितने भी क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से बने थे बीपीएससी के द्वारा उन सभी को हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर भूगोल, इतिहास, ईवीएस, साइंस और पॉलिटी की भी जो है वो क्लासेज जो है चलाई जा रही हैं, तो आप सभी लोग जो है उसको ज़रूर देखिएगा। सभी के सभी जो है वो बीपीएससी के द्वारा कराए गए हुए गवर्नमेंट एग्ज़ाम बिहार के जो होते हैं उनमें आने वाले सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां हम जो है डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी को शेयर कर चुके हैं। तो आप वहां से जाके जो है वो बिहार एससीईआरटी की बुक्स हैं उनको भी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको भी जाके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा हमने जो है पूर्वावलोकन की जो है 2025 की नई बुक भी जो है उसकी ई बुक पीडीएफ जो है हमने दे दी है, उसको भी आप लेके पढ़ सकते हैं। और डेली क्लास की पीडीएफ तो हम वहाँ शेयर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को जो है ये फ़ायदा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मिल सकता है और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, आप लोग बहुत लोग कह रहे थे कि मिडाइवल हिस्ट्री के भी सवाल करा दीजिए, तो देखिए अभी तक जो है टीआरई 1, 2 और 3 में जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन क्या है कि बिहार की जो एससीईआरटी की बुक है क्लास 7 हिस्ट्री की, उसमें जो है मुगल एम्पायर और चोल, चेर और पांड्य जो है संगम वंश आदि का जिक्र दिया गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को जो है वो एक बार मिडाइवल हिस्ट्री भी करवा ही देता हूँ। तो मैं कल से जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है क्लासेस के लिए तैयार हो जाइए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, ठीक है। आपसे मुख्यतः ये पूछा जा रहा है कि जो 14 अगस्त 2007 को भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था उसके बाद जो है वो अब कितनी अनुसूचित जातियां बची हुई हैं टोटल, ठीक है। तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 1206 हो जाएगा, ठीक है। 1206 हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 1208 अनुसूचित जातियां हैं, ठीक है, 1208। लेकिन प्रश्नकाल के अनुसार जो है वो 1206 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए प्रश्नकाल में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 थी और 23 सितंबर 2008 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब जो है अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 1208 हो गई है। तो आप लोग 1208 याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम के लिए या करंट टाइम के लिए, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, ठीक है। पिछड़ा जो जाति आयोग बना था उसके प्रथम सभापति कौन थे, ठीक है। तो आपको सभापति का मतलब होता है अध्यक्ष कौन थे उसका, तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो जान लीजिए इसके जो अध्यक्ष थे पहले वो कौन थे, तो काका कालेलकर थे, ठीक है। काका कालेलकर थे, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है ये सवाल। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आदेश के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ और इस आयोग के अध्यक्ष जो है वो काका कालेलकर थे, ठीक है। कौन था, तो काका कालेलकर थे, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या क्या होनी जरूरी हैं, ठीक है। तो किसी जो समुदाय है उसको जो है अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए जो है वो कौन कौन सी लक्षण जो है या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो विशेषताएं उनमें होनी चाहिए। तो पहले आपसे कहा जाए कि आदिम लक्षणों के संकेत, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी स्पेशल संस्कृति होनी चाहिए, कल्चर होना चाहिए, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ठीक है, ये अलग थलग रहते हैं और थोड़ा सा पिछले बैकवर्ड टाइप में रहते हैं, क्योंकि ये जो है वो जो नवीन टेक्नोलॉजी है और उसके साथ जो है वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चारों जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो विकल्प होगा कौन सा, उपयुक्त सभी विकल्प डी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल
आपसे पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद में के तहत जो है वो राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी जाति को शामिल करता है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या क्या हैं? तो आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में श्रम और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में चलित जो है न्यायालय या मोबाइल कोर्ट, ठीक है, इसका मानस पुत्र है। ठीक है, भारत में जो मोबाइल कोर्ट है इसका मानस पुत्र है। ठीक है, तो आपको बताना है कि न्यायमूर्ति भगवती या श्री राजीव गांधी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सब पूछा गया है सवाल। ठीक है, देखिए 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के नूंह जिले में स्थित पुनाहाना में देश की पहली मोबाइल चलित या मोबाइल कोर्ट का जो है उद्घाटन किया गया और इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने किया था और इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था को पहुंचाना था। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना जो है सबसे पहले किसने दी थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम के, उन्होंने दी थी। इसीलिए जो है सही विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है जो 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता के निर्णय कौन करता है? ठीक है, अब 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करेगा? तो ये जो करेगा वो राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, राज्यपाल करेगा, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता या अयोग्यता का निर्णय 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। हालांकि इस संदर्भ में वह निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यह 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार के तहत किसी सदस्य की निरर्हता का प्रश्न उठे तो विधानसभा के मामले में अध्यक्ष और विधान परिषद के मामले में सभापति ये फैसला करता है। हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को जो है अपनाया गया था? देखिए, आपसे 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा जा रहा है और अधिकतर लोगों को ये सवाल का जवाब नहीं पता होगा। ठीक है, अब आपसे अगर आयोग ने पूछ लिया TRE 1 में और TRE 4 में, तो आप क्या करोगे? तो इसका जो सही जवाब है वो है कि 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को जो है वो स्वीकार किया गया था और इसकी अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 अनुपात में है। ठीक है, 24 तीलियाँ हैं, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो हम देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। देखिए, संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियाँ हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। कभी कभी क्या करेगा कि लंबाई चौड़ाई ना लिख के चौड़ाई और लंबाई लिख देगा और 3:2 दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का अनुपात 2 है, तो अगर चौड़ाई आगे कर देगा तो 2:3 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह से जो है वो आयोग ने फंसाया हुआ है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे एग्जाम में। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन की व्यवस्था के लिए कौन सा जो है वो सही नहीं है? ठीक है, तो केंद्रीय शासन की व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो त्वरित निर्णय ये भी सही हो जाएगा और लचीलापन ये भी सही हो जाएगा और कानून की एकरूपता भी सही हो जाएगा, लेकिन बड़े देशों के लिए जो आदर्श है ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, देखिए, आपसे 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया था और इसका अगर बात की जाए तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्यों ऐसा है। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च 17 केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुशासी जो है इकाइयों में बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र रहता है। यह केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्थित होती है, न कि बड़े देशों के लिए। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है वो अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो है ये अस्थायी सदस्य हैं, लेकिन जो जर्मनी है वो नहीं है। ठीक है, जर्मनी जो है वो नहीं है। अगर हम बात करें तो इसमें से 5 देश जो है वो अस्थायी होते हैं। टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें से 5 जो है वो अस्थायी होते हैं। कौन कौन से अस्थायी कौन है? तो USA है और यूनाइटेड किंगडम है, जिसे हम ब्रिटेन या लंदन भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी के ऑप्शन में दे देगा आपका। और रूस है, फ्रांस और चाइना है। ठीक है, रूस, फ्रांस और चाइना और USA और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है,
तो ये जो है वो सही हो जाएगा। बाकी जो 10 अस्थायी देश हैं वो 2 वर्ष के लिए जो है वो चुने जाते हैं। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी और वही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र जो है संघ जो है शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा गलत हो जाएगा। ये सभी देशों के लिए जो है ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो ये जो है हमारा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा जो है वो हमारा सही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ये हमारा केवल 2 और 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए कथन एक असत्य है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय संरक्षक जो है या शांति रक्षक जो है बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ उन्हें प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकता है। शेष कथन 2 एवं 3 सत्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का शांति स्थापना अभियान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए तत्संबंधी प्रावधान के द्वारा या प्रस्ताव के द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है और इसी प्रस्ताव के द्वारा जो है हटाया भी जा सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा ही शांति की स्थापना की अभियान की अवधि भी बढ़ाई और घटाई जा सकती है और इसे वापस लिया भी जा सकता है। और इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति या संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो सबसे बड़ा बजट प्रदान करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020-21 में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सर्वाधिक 28% का योगदान दिया था। इसीलिए जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर जो है वो यूएस का जो है वो प्रभुत्व ज़्यादा रहता है। हमारा अगला सवाल है कि सैयद अकबरुद्दीन ने सबसे पहले सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो सैयद अकबरुद्दीन थे इनके पहले जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो है अस्थायी प्रतिनिधि कौन था। तो ये जो है अशोक कुमार मुखर्जी थे। कौन थे? तो अशोक कुमार मुखर्जी थे। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जो है वो शेयर कर दीजिए। वीडियो को पहुंचाने में अब तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करिए। देखिए अशोक कुमार मुखर्जी अप्रैल 2013 से 15 तक की अवधि के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि थे, जिनके पश्चात सैयद अकबरुद्दीन जनवरी 2016 से अप्रैल 2020 तक इस पद पर रहे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। ठीक है, रुचिरा कंबोज जो अगस्त 2022 से हैं, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? तो रुचिका कंबोज है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ये जो सवाल है वो आपसे पूछ रहा है कि बहुभाषावाद पर भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था। तो इसमें जो है वो हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया था। कौन सी भाषाओं का? तो हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया था। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2022 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया था जिसमें पहली बार प्रश्नगत भाषाओं में हिंदी, उर्दू और बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया था। आपसे अगला सवाल पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है। आप सभी लोग जो है वो उम्मीद करता हूँ सही कर देंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय जो है वो हेग में है। ठीक है, कहाँ पे है? हेग में है। कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग में है, याद रखिएगा। इसीलिए जो है इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 और यूपी पीसीएस 1994 में इस सवाल आपसे पूछा गया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी। इसने जो है अपना काम जो है 1946 से करना प्रारंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एक है जो न्यूयॉर्क के बाहर जो है वो स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह जो है संशोधन हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव ये भी सही हो जाएगा।
तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है उनमें भी ये प्रक्रिया जो है वो आवश्यक है। उसके अलावा है जो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए भी ये जरूरी है। 7वीं अनुसूची की किसी सूची में अगर बदलाव करना है तो ये भी जरूरी है, और राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु भी ये जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो ये जो चारों जो है, चार कह रहा हूँ, ये हमारे जो है वो लास्ट वाला नहीं सही है, जो हमारे 3 है ये हमारे सही हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है, डी विकल्प 1 और 2 3, 1 2 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में जब बदलाव करना होगा तो ये चीज़ें जो है वो काम में आती हैं। इसीलिए हमारा पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। 1 मिनट में हम जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए, भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है। इसमें जो है वो आवश्यकता अनुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, और पहला कौन सा है? साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा जो है विशेष बहुमत के द्वारा, और इसके अलावा जो है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है, तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, और संघ के राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया जो है ये सब जो है इसमें सम्मिलित है। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि एमएनएसटी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, एमएनएसटी जो है इंटरनेशनल संगठन है, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो महिलाओं के अधिकार से, या मानव अधिकारों के संरक्षण से, या अस्पृश्यता के उन्मूलन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, मानव अधिकारों के संरक्षण से। मानव अधिकारों के संरक्षण से। देखिए, बीपीएससी 56वीं से 59वीं तक आपसे प्री 2015 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी एवं स्वयंसेवी संस्था है जो मानवाधिकार के लिए कार्य करता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 के में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी, और वर्ष 1961 में पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारियों के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। हमारा अगला सवाल है कि चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो वैसे अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए 48वीं से 52 बीपीएससी। अब देखिए, बहुत लोगों को अपने यहाँ की समाचार एजेंसी का पता ही नहीं होगा, आधे लोगों को तो चाइना की समाचार एजेंसी के बारे में क्या ही बताएंगे। ठीक है, तो चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ठीक है, बाकी चाइना सब में आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज एजेंसी जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, यह चीन की समाचार एजेंसी है। हमारा अगला सवाल है कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये आपसे 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये जो है येलो बुक किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे येलो बुक कहा जाता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्हाइट पेपर किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन तथा भारत की सरकारी रिपोर्ट है, और व्हाइट बुक जो है जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट है, ग्रीन बुक जो है वो इटली की सरकारी रिपोर्ट है, और येलो बुक जो है वो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। तो ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ठीक है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलुरु में हुई थी। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, आपसे 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में सवाल पूछा गया है, और भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में बेंगलुरु में की गई। इससे तत्संबंधी 1986 के कर्नाटक राज्य के अधिनियम 29 अगस्त 1987 को जो है वो अधिसूचित किया गया था, और इसके तहत जो है इसे वैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, तो कहाँ की गई थी? तो बेंगलुरु में की गई थी, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है वो 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, याद रखिएगा। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीएसएफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जिनकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। ठीक है, हमारा देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या है कि सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ का गठन जो है 1 दिसंबर 1965 में किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। हमारा अगला सवाल है जो 45वीं बीपीएससी
प्री 2001 और 2 में पूछा गया है कि संविधान की समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिसे फरवरी 2000 में जो है वो गठित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा MN वेंकट चलैया। ठीक है, MN वेंकट चलैया जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान समीक्षा आयोग का गठन जो है फरवरी 2000 में किया गया था और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस MN वेंकट चलैया थे। आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जो है 31 मार्च 2002 को जो है वो पेश की थी। हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 67वीं BPSC प्री एग्जाम 2022 में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा श्री MC सीतलवाद हो जाएगा। श्री MC सीतलवाद जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया और MC सीतलवाद या सीतलवाड़ कहीं कहीं देखने को मिलता है। इन्हें जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया था। राज्य लोक सेवा का आयोग का अध्यक्ष जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपका ये सवाल जो है 64वीं BPSC प्री 2018 में पूछा गया था। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकता है जिन आधार पर स्वयं संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख जो है वो किया गया है। कौन से अनुच्छेद में, तो 315 से 323 में। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। ठीक है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे, तो 66वीं BPSC प्री एग्जाम 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो ये जो थे सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, देखिए भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई और सर्वप्रथम यह पुरस्कार वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तथा वेंकट चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है वो प्रदान किया गया था। याद रखिएगा 3 लोगों को मिला था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और वेंकट रमन को जो है ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि यूरोपीय यूनियन जो देश हैं उनमें से फिलिस्तीन राज्य को सबसे पहले जो है आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा स्वीडन जो है सही जवाब हो जाएगा। स्वीडन जो है सही जवाब हो जाएगा और ऐसा करने वाला स्वीडन जो है पहला देश था। और 56वीं से 59 BPSC प्री 2015 में सवाल आपसे पूछा गया है यूरोपीय यूनियन देशों में से